हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग जो है बाबर के पानीपत के युद्ध की पृष्ठभूमि तक की बातों को तैयार कर चुके थे। पृष्ठभूमि जो है कैसे कैसे बना था, इन चीज़ों के बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ। कहाँ से निमंत्रण आया था और निमंत्रण आने के बाद बाबर को जो है ये आभास हो गया कि भारत को जीतना जो है मुश्किल नहीं है, और इसी महत्वाकांक्षा के साथ बाबर ने जो है पानीपत का युद्ध लड़ता है। तो इसका घटनाक्रम, पृष्ठभूमि के बाद घटनाक्रम देख लेते हैं, कैसे कैसे घटना घटा है। घटनाक्रम में आपको बता दूं, जो 1525 ईस्वी में ये बात सोचता है, इनके पास प्रस्ताव जाता है, और 1525 ईस्वी में जो है यानी एडी में बाबर कहाँ है? अभी बाबर कहाँ है? अभी बाबर काबुल में बैठा हुआ है, काबुल में। ठीक है, अभी बाबर कहाँ है? काबुल में। और यहां से अब जो है ये भारत विजय के लिए निकल पड़ता है, भारत विजय के लिए निकल पड़ा है। क्या लेके निकल पड़ा है? तो अपने साथ 12,000 सैनिक लेकर के निकल पड़ा है भारत विजय के लिए। और निकलते निकलते बाबर जो है पहले जो है बाबर वो पहुंचता है कहां? सियालकोट। सियालकोट पहुंचता है, और सियालकोट पहुंचने के बाद फिर वो लाहौर पहुंचता है। और लाहौर पहुंचने पर आपको पता होगा दौलत खान लोधी यहाँ का सूबेदार है। यहाँ जब वो पहुंचता है तो लाहौर को दौलत खान लोधी जो थे ये घेर रखा था। लेकिन जैसे ही ये बाबर के 12,000 सैनिकों को देखता है, अच्छा यहाँ का सूबेदार कौन था? दौलत खान लोधी। तो यहाँ लाहौर के में जो है बाबर की फौज को देखकर दौलत खान लोधी की सेना जो है भाग खड़ा होता है। और दौलत खान ने फिर जो है, जब सैनिक ही भाग गया तो फिर क्या करेगा? ये आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। देखिए कैसे कैसे घटना बन रहा है। आत्मसमर्पण कर दिया, बाबर ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया, तो बाबर जो है लाहौर पर क्या कर लेता है? लाहौर पर आओ कब्जा कर लेता है। बाबर का लाहौर पर कब्जा हो गया। कब्जा करने के बाद, लाहौर पर कब्जा करने के बाद जो है ये फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते ये पंजाब को भी जीतता है। पंजाब को भी जीतता है। फिर ये पंजाब को जीतकर दिल्ली की ओर बढ़ता है, ठीक है। और दिल्ली की ओर बढ़ा कि यहाँ पे सैनिक था इब्राहिम लोदी की, दिल्ली सल्तनत। तो बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना जो है पानीपत में जो है, एक मिनट, पानीपत में बाबर की सेना वर्सेस इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने हो गए। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने हो गए। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन उठेगा। जो इब्राहिम लोदी की सेना में कितने लोग थे? तो बाबर के अनुसार इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक प्लस 1,000 हाथी,
ये बाबर के अनुसार, ठीक है। वहीं अफगान स्रोतों के अनुसार जो है बाबर की सेना लोदी की सेना से बहुत कम थी, ये बात मानता है, लेकिन लोदी की सेना में जो है 50,000 नहीं, सॉरी 1 लाख नहीं, 50,000 सैनिक थे, ऐसा बात बताया है अफगान स्रोतों के अनुसार। क्लियर बात, ठीक है। अब बाबर के पास तो कम ही सेना था, तो बाबर ने फिर क्या किया, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो तुगलमा पद्धति के बारे में, है ना, कैसे जो है उज़्बेकों से वो लड़ाई जीता था। तो यहां भी बाबर जो है, बाबर तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है। तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर इब्राहिम लोदी की सेना को ये क्या कर लेता है, घेर लेता है। बाबर इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लेता है, और घेरने के बाद फिर जो है एक और पद्धति जिनका नाम था, इनको भी जानना जरूरी है, देखिए रूमी पद्धति। इसमें जो है ना तोप को सजाने की एक पद्धति था ये, ठीक है, तोप को सजाया जाता था। रोमी पद्धति के प्रयोग से जो है ये बाबर की सेना को तहस नहस कर देता है। अच्छा, ये तोपची था दो इनके, एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफा। ये दोनों जो है, इन दोनों की सहायता से भरपूर गोलीबारी किया, और गोलीबारी किया तो फिर पानीपत के में जो है युद्ध एकदम घनघोर युद्ध हुआ। तो पानीपत के युद्ध स्थल पर ही जो है इब्राहिम लोदी जो है युद्ध स्थल पर ही, बाबर तो विजय प्राप्त किया, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर ही मारा गया। और बता दूं आपको, जो युद्ध स्थल पर ग्वालियर, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल यानी पानीपत में ही मारा गया। यहां और कौन मारा गया युद्ध स्थल पर, तो ग्वालियर के शासक जिनका नाम था विक्रमाजित, ये भी युद्ध स्थल पर ही मारा गया। क्लियर बात, ये दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। और बाबर ने इस निर्णायक युद्ध पर, पानीपत के प्रथम युद्ध पर क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, विजय हो गया बाबर का, ठीक है। अब हमको ये देखना है, जो ये बाबर जो है पानीपत के युद्ध लड़ा है और विजय प्राप्त किया है, तो इसका क्या परिणाम निकलेगा आगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आइए हेडिंग डालिए और पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम। युद्ध के परिणाम या इफेक्ट, प्रभाव, ठीक है। अब पानीपत के युद्ध का प्रभाव की अगर जहां तक बात करें, तो इनमें राजनीतिक दृष्टि से तो अगर बात करेंगे, राजनीतिक दृष्टि से तो उतना निर्णायक नहीं था जितना कि सैनिक दृष्टि से निर्णायक था। सैनिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा निर्णायक युद्ध था, बहुत ज्यादा निर्णायक युद्ध था। लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप में भी इस युद्ध ने अहम भूमिका निभाता है, और उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय होता है इस युद्ध के साथ। और इस युद्ध से जो है लोदियों का सूर्य जो है सदा के लिए अस्त हो जाता है, और सल्तनत की सत्ता अब मुगलों के हाथ में
सत्ता जो है अब किसके हाथ में? सत्ता अब मुगलों के हाथ में आ जाता है, मुगलों के पास आ जाता है। लोदी मुल्तानों द्वारा संचित किया गया कोष जो था, वो कोष किसके पास आ जाता है? कोष जो था अब बाबर के पास आ जाता है, और बाबर के पास अगर कोष आ गया तो फिर बाबर क्या हो गया? बाबर धनवान हो गया। यानी वित्तीय कठिनाई भी बाबर का अब क्या हो गया? ये भी सॉल्व हो गया है। वित्तीय क्षेत्र में भी ये अबॉल्व हो जाते हैं, वित्तीय कठिनाई भी इनका दूर हो जाता है। ठीक है, पानीपत के युद्ध के परिणाम से। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है, जो पानीपत के विजय के बाद जो है बाबर ने काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी आदमी थे जो लौटा था, काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था, और जिसके कारण जो है बाबर को कलंदर कहा जाता था। बाबर को कलंदर कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाबर ने तुलुगामा पद्धति कहाँ से सीखा था? तो उज्बेकों से सीखा था। ये बात आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और बताया भी था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध होगा पानीपत का, उसमें भी इस पद्धति का युद्ध होगा। अब तो ये परिणाम आप देखें। हाँ, लेकिन इसके बारे में अब देखिए, बाबर से छोटे छोटे बात और क्या निकल सकता है, सवाल बाबर से क्या क्या बन सकता है। अभी बाबर का और युद्ध देखेंगे, लेकिन पानीपत से जुड़ा हुआ में तुलुगामा पद्धति का यूज किया, और बाबर ने जो है 1506 ईस्वी में फैसला लिया कि उसके सभी अनुगामी बाबर को पादशाह के हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पादशाह 1506 में ये डिसीजन ले चुका था, पादशाह वाला बात। तो जितने भी अनुयायी हैं वो मतलब सभी अनुयायी बाबर को पादशाह के हैं, पादशाह। ठीक है, और बाबर का भारत पर पहला आक्रमण बता चुका हूं, बाजौर और भीरा वाला इलाका 1519 था। इब्राहिम लोदी पर किया गया जो आक्रमण है, ये पानीपत का, बाबर का पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध वाला जो आक्रमण है, ये बाबर का 5वां आक्रमण था। बाबर का 5वां आक्रमण, ये भी याद रखिएगा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ये आपको मालूम ही होगा, नहीं होगा तो लिख लीजिए भाई। पूरा नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम था इसका। अच्छा, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं तो वैसे आपको बता दिया हूं, जो रूमी पद्धति और उस्मानी पद्धति, इस सवाल में देखिएगा, दोनों जो था, दोनों एक ही था। इसमें होता क्या था, दो गाड़ियों के बीच जो है तोप को सजाया जाता था। ठीक है, और बाबर को जो है कोहिनूर का हीरा मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। कोहिनूर हीरा, ये कहानी तो हम एक के वीडियो में टोटल ले लेंगे एक बार, जब पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। कोहिनूर हीरा से सवाल उठा के पटक देता है कहीं ना कहीं। कोहिनूर हीरा जो है बाबर को मिलता है, कौन देता है? हुमायूं बाबर को देता है, और हुमायूं जो है ये बाबर को देता है, और हुमायूं को कौन देता है? कोहिनूर हीरा। हुमायूं ने यह जो है ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से प्राप्त किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य से ये हीरा प्राप्त किया था, बेचारा मारा भी गया। और ये सब जो आप देख रहे हैं, जितना भी युद्ध हो रहा था, इन सब के प्रत्यक्षदर्शी जो थे, पानीपत के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो देख रहा था, उनका नाम था, प्रत्यक्षदर्शी जो देख रहे थे उनका नाम था गुरु नानक। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो मेनली बाबर से रिलेटेड सारे चीज, यानी सॉरी पानीपत से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकता था उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग अब, मुझे आशा है जो आपको बता चुका हूं, आप भी समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ लेता है, जीत भी जाता है, शासन भी अच्छा खासा, वित्तीय प्रबंधन भी अच्छा हो गया है। अब जो है बाबर रुकता कहाँ है, अब स्टार्ट हुआ है खेला। अब जो है बाबर का युद्ध होता है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। पानीपत का युद्ध के बाद खानवा का युद्ध। सवाल पूछा जाता है इसलिए युद्ध टू युद्ध ही पढ़ना है। खानवा का युद्ध ये 16 मार्च 1527 को होता है। ठीक है, अब ये युद्ध क्यों होता है भाई, इसका पृष्ठभूमि क्या रहा है, पृष्ठभूमि जानना है। तो इसके पृष्ठभूमि को लेकर के आपको बता दूं, जो बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगा दिया और कहा कि समझौते के अनुसार मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। यह समझौता पहले हो चुका था। ठीक है, बात कर लेता हूं यहां पे बाबर और राणा सांगा। ठीक है, तो बाबर जो है राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाता है, क्योंकि युद्ध से पहले जो है, पानीपत के युद्ध से पहले समझौता ये था जो दिल्ली पर आक्रमण जो है मैं करूंगा, यानी बाबर करेगा और राणा सांगा जो है ये आगरा पर आक्रमण करेगा। लेकिन राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। दूसरी बात यह भी कि राणा सांगा ने पहले सोचा था कि बाबर भारत में अस्थायी रूप से राज नहीं करेगा, लेकिन पानीपत के जीत के बाद बाबर को अस्थायी साम्राज्य निर्माण को देख जो है राणा सांगा ने महागठजोड़ बनाकर बाबर को भारत से बाहर दिखाने के लिए जो है, बाहर करने के लिए जो है फिर से लोधी शासन स्थापित करने की योजना बना रहा था, ऐसी बात भी था। ठीक है, ये पृष्ठभूमि हो गया, ऐसी योजना चल रहा था। अब ऐसी योजना चल रहा है तो दोनों में बीच तो युद्ध की स्थिति बनेगा। तो युद्ध की स्थिति बनने के लिए जो है, अब घटनाक्रम पे ध्यान दीजिए। घटनाक्रम में बात है 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा नामक स्थान पर जो है, खानवा नामक स्थान पर बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है। शामिल पक्ष कौन थे, तो शामिल के पक्ष जो थे बाबर की सेना, बाबर में, और राणा सांगा के साथ राणा सांगा प्लस गठबंधन, राणा सांगा प्लस गठबंधन। आजकल भी गठबंधन बनता है ना सरकार बनाने के लिए, उसी टाइप से वहां भी बन गया प्लस गठबंधन। अच्छा, ये गठबंधन में कौन कौन था भाई, गठबंधन में लगभग सभी राजपूत राजा, लगभग सभी राजपूत राजा, प्लस मालवा के मेदिनी राय, महमूद लोधी। अच्छा, मजे की बात यह है जो उसका जो आलम खां लोधी था वो भी शामिल था इसमें, जो निमंत्रण देने गया था। आलम खां लोधी। ठीक है, हसन खां मेवाती भी था, हसन खां मेवाती, ये लोग इस गठबंधन में शामिल थे। ठीक है, देखिए सब मिल गया है। अब इतना मतलब पक्ष विपक्ष हो गया भाई, बाबर की सेना सिर्फ। तो बाबर ने इस युद्ध में जो है सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए जो है, बाबर का सैनिक है इधर एक साइड,
कम है भाई, इसका मनोबल तो बढ़ाएगा। तो बाबर ने इस सैनिक को मनोबल बढ़ाने के लिए जो है जिहाद का नारा दिया है। यहाँ बाबर ने जिहाद का नारा दिया है, ये चीज ध्यान रखिए। और मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक एक टैक्स था, उसको जो है ये बाबर यहीं पे समाप्त करता है। कहां लिखूं? यहां तमगा नामक जो कर था इसको समाप्त कर देता है, करने की घोषणा कर देता है। मतलब बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लेता है। इतने गठबंधन, राणा संगा और गठबंधन के बाद भी बाबर के सैनिक जो है इस युद्ध को जीत लेता है भाई, विनर होता है, जीत लेता है। और जीतने के बाद जो है बाबर खट्टाक से उपाधि लेता है। कौन सा उपाधि? बाबर उपाधि लेता है गाजी की उपाधि, गाजी। बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है और खानवा का युद्ध समाप्त होता है। अब आगे चल के ये कब हुआ है? 16 मार्च 1527 ईस्वी का। ठीक है, बाबर को बहुत युद्ध लड़ना पड़ा, इसलिए एकदम देखते चलिए एक मिलान से। अब खानवा का युद्ध समाप्त होते ही अब बात करते हैं हम लोग चंदेरी के युद्ध की। चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 एडी में होता है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है ये बाबर तो एक साइड रहेगा ही, वर्सेस मालवा शासक मेदिनी राय। देखिए ये वहां भी साथ दे दिया है और यहां भी रुक नहीं रहा है। मेदिनी राय, ये मेदिनी राय कौन थे? ये मेदिनी राय मालवा शासक था, मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में, अरे वहां तुम शामिल था, तुम्हें हरा चुका था, फिर भी आ गए हो, तो फिर भी जो है बाबर जो है क्या होता है? जीत लेता है। और जीतने के बाद जो है इस युद्ध में मेदिनी राय मारा जाता है, हारने के बाद मारा जाता है। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। नारा उसमें भी दिया था और इसमें भी जिहाद का नारा दिया। चंदेरी और खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों के बुर्ज और मीनार बनाने के आदेश दिए थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। चंदेरी और खानवा के युद्ध में बाबर जो है राजपूतों की खोपड़ियों, एक मिनट, खोपड़ियों के बुर्ज एवं मीनार बनाने का आदेश जारी किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध भी देख लिए। और बाबर ने जो है फिर चंदेरी के युद्ध में इसको मेदिनी राय को पराजित कर देता है और मालवा पर क्या कर लेता है? मालवा पर अधिकार भी करेगा ना भाई, हराएगा तो मालवा पर अधिकार कर लेता है। अब आगे चल के 1528 तक पहुंच चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, 1529 की बात करते हैं। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये कब होता है भाई? तो ये ज्यादा नहीं, 5 अप्रैल 1529 ईस्वी को होता है ये युद्ध। और ये युद्ध जो है बाबर एक साइड तो रहेगा ही,
वर्सेस अफगान, बाबर वर्सेस अफगान। अच्छा, ये कहाँ हुआ है? ये बिहार में एक नदी है घाघरा, ये बिहार में एक नदी है घाघरा रिवर, इसी के तट पर यह युद्ध हो रहा है, लड़ा गया है। और इस युद्ध में भी जो है बाबर जो है विजयी होता है। ठीक है, और यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, ये ध्यान रखना भाई। घाघरा का युद्ध जो है अंतिम युद्ध, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध। इस युद्ध में बाबर का भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार हो जाता है और बाबर के साम्राज्य की सीमा जो है, अब देखिए यहां पे अंतिम युद्ध में बाबर की साम्राज्य सीमा सिंधु से लेकर सिंधु से लेकर बिहार तक इधर, ठीक है, और इधर हिमालय, खट क्यों हो रहा है भाई, हिमालय से लेकर ग्वालियर तक, ग्वालियर तक फैल गया है। ठीक है, और आपको यह भी बता दूं, जो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में को जो है क्या होता है भाई, बाबर के 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, अरे से लेता हूं भाई, इतना बड़ा शासक था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु जो है, मृत्यु हो जाता है। कहां होता है भाई? तो मृत्यु आगरा में होता है, आगरा में। और इसे जो है आगरा के नूर अफगान बाग में दफना दिया जाता है। आगरा में मृत्यु होता है और इसे कहां दफनाया जाता है? आगरा के ही नूर अफगान बाग में दफना दिया जाता है। लेकिन बाद में काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर इसे जो है नूर अफगान बाग में दफनाने के बाद यहां से फिर उसको काबुल ले जाया जाता है और काबुल में उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उनके वो चुने थे, जो मुझे मरने के बाद यहाँ पे दफनाना, उस स्थान पे काबुल में ले जाकर उसको दफना दिया जाता है। क्लियर बात? अब बाबर से जुड़े कुछ अन्य तथ्य को जानना भी जरूरी है, जो कि सवाल में पूछा जाता है भाई। एक मिनट, मैं थोड़ा यहाँ पे यहीं पे जगह बना लेता हूँ और लिख देता हूँ। अच्छा, वीडियो को आपको थोड़ा अगर बहुत स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड बढ़ा के देखा कीजिए, आपका टाइम बचेगा। बाबर ने तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, बाबर जो है अपनी आत्मकथा लिखी, जो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो था ये तुर्की भाषा में था भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, ये तुर्की भाषा में। बाबर ने जो है, अच्छा, तुर्की भाषा में लिखा और जिसमें भारत की तत्कालीन
इसमें क्या था भाई बाबरनामा? इसमें तत्कालीन भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा और भारत के समाज प्रकृति का वर्णन था। बाबर ने जो है काबुल में शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाबर ने सिक्के चलाए कहां कहां भाई? तो सिक्के जो है ये काबुल में किस नाम से? तो काबुल में शाहरुख नाम से, शाहरुख नाम से सिक्के चलाए, और कंधार में जो है ये बाबरी नाम से सिक्के चलाए। क्लियर बात? और आपको ये चीज बता दिया हूं, जो बाबर जो है सुल्तान की परंपरा को तोड़ा और खुद को जो है बादशाह घोषित किया था, बादशाह भी बोलता था कहने को। और बाबर ने सड़कों को नापने के लिए जो है, सड़क को नापने के लिए, एक मिनट, कहां से, यहां से लेता, माप के लिए जो है, मापन में जो है बाबर सड़क को मापन करने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया था। गज ए बाबरी ये यूनिट था भाई, गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। और इसके लिए जो है एक तुर्की भाषा में काव्य संग्रह दीवान की रचना की, काव्य संग्रह दीवान की रचना। दीवान नाम था, ये काव्य संग्रह था, तुर्की भाषा में ही है ये भी भाई, ठीक है। बाबर ने मुबैयान नामक पदशैली का विकास भी किया है। मुबैयान नामक पदशैली, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, मुबैयान नामक पद शैली था ये, इसका भी विकास किया। पद शैली, इसका भी विकास किया। तो बाबर से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन बन सकता था पीसीएस लेवल में, वो सारा का सारा मैंने आपको बताया हूं। मुझे नहीं लग रहा है जो कोई भी सवाल आपको छूटेगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग हुमायूं से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।